फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। और यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं सीडीबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये सीटेट 2023 में आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। नंबर 1, सभी के लिए मानकीकृत आकलों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नंबर 3, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। या नंबर 4, विविध विन्यासों को धार लेने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विविध विन्यासों को धार लेने चाहिए। अब दोस्तों, इससे थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं से आशय भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से है। एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नंबर 2, विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा कर। नंबर 3, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। या नंबर 4, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया में इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो जल्दी से इसका मुझे कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी से कि इसका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा एज अ करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे थोड़े डिटेल में जानते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता था कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधारित किया जा सकता है। तो किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास से और कार्यान्वयन पर जोर देकर सुसाध्य किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं वाला ऑप्शन आपसे पूछा गया है तीसरे का। तो नंबर 1 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग या दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। या नंबर 4, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो जल्दी से इसका मुझे ऑप्शन बताएं तीसरे क्वेश्चन का। तो इसमें देखो, हमें नेगेटिव वाला चुनना है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कि नहीं करना चाहिए। मतलब 3 काम इसमें ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए। तो देखते हैं भाई, पहला काम क्या है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना, बिल्कुल सही बात है। द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4, संरचनात्मक शिक्षा छात्र उपागमों का इस्तेमाल करना, यानी कि 3 हमारे सही हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। ये टीचर को नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये सृजनात्मक बालक है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है। नंबर 1, अति सक्रियता। नंबर 2, असतर्कता। या नंबर 3, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। या फिर नंबर 4, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक की पहचान है कि वो कैसा चिंतन करेगा, वो करेगा अपसारी चिंतन, यानी कि चौथे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन, या दूसरा है रचनात्मक विचार, या तीसरा है मौलिक चिंतन। ये सभी दोस्तों एक ही हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और या दृढ़ भावनात्मक आदि। सृजनात्मकता से आशय, मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान करना और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना। और हम बता दें दोस्तों कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या है दोस्तों, सृजनात्मकता है। क्या है, सृजनात्मकता है। तो चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। इसी के बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न
में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? नंबर 1 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नंबर 2 अनुकरण, नकल और दोहराना, नंबर 3 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना और नंबर 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, नंबर 2 अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, नंबर 3 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या नंबर 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा डिटेल में देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया गया था कि भाई किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं किस पर? 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? नंबर 1 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या नंबर 2 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या नंबर 3 बच्चे को दंड देकर, या नंबर 4 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज़? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। हमें सीटेट के अंदर एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसमें जो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हैं उस पर आपको बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना है। जैसे ऊपर आ गया कि यंत्रवत याद, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है। दूसरा ये वाला, ना तो बच्चे को दंड देना है, ना ही उसे रट्टा मरवाना है या याद उसे करवाना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है शर्मिंदगी। ठीक है, क्या चीज़? शर्मिंदगी क्या है भाई? नंबर 1 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। अरे जिसमें शर्मिंदगी होगी वो ऐसे कैसे हो सकता है भाई बहुत प्रभावशाली हो जाए? शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये नंबर 3 शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, शर्मिंदगी की वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये नंबर 2 बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ये नंबर 3 बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। या नंबर 4 बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका दर्शाता है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा
उपयुक्त है। अधिगम के लिए जो धारणा है इसमें से 4 दी गई हैं, आपको इसमें से उपयुक्त वाली बतानी है, वो कौन सी है। नंबर 1, प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, असफलता अनियंत्रित है। नंबर 3, योग्यता सुधार्य है। या नंबर 4, योग्यता अटल है। इसका ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योग्यता सुधार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है कि योग्यता सुधार्य है। शिक्षक तथा अभिभावक आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। नंबर 1, बारंबार परीक्षाएं। नंबर 2, अन्वेषण और संवाद। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ये नंबर 4, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अन्वेषण और संवाद। इसे थोड़ा भी डिटेल में और जान लेते हैं कि अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, जबकि बारंबार परीक्षाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकल्पनात्मक समझ के विकास में सहायक नहीं होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब कि यदि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। या नंबर 2, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। या नंबर 3, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। या नंबर 4, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चों में सीखने में कठिनाई कब होगी, जल्दी से मुझे इसका जवाब दें कि भैया इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज़ भाई? 3, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा भाई, सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। बच्चों को सीखने में तब कठिनाई नहीं होगी जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा, विषय वस्तु को बहुरूपी में प्रस्तुत किया गया होगा, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। यानी कि इसके 3 सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, ये इसमें पूछा गया है। पहली है संतुलित उत्तेजना जिसमें कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय। या नंबर 4 है निम्न उत्तेजना उच्च भय। ये तो बिल्कुल यानी कि दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। इसमें हो जाएगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यानी कि जो हमारी उत्तेजना होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए और उसमें कोई डर या कोई भय नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें से हमारे 3 हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? नंबर 1, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। नंबर 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। या नंबर 3, केवल आनुवंशिकता पर। या नंबर 4, केवल पर्यावरण पर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। यानी कि ऑप्शन नंबर 14 हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए अब 14 को संभाल के समझते हैं कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वही वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का देखिए आप आंसर दीजिए जल्दी से। क्या कहता है भाई कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। नंबर 1 आत्मकेंद्रिता, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विकार, या नंबर 3 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या नंबर 4 स्वतः नियमन। क्या दर्शाता है? तो ये तो दोस्तों वो अपने आप से बात कर रही है, ये तो आप सभी जानते ही कौन सा होता है, स्वतः नियमन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।